हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल केसेस ऑफ राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया के बारे में, जो कि हम सेकंड केस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैंने अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है और मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें जिससे कि आपके समझ में आ जाए। अब हम देख लेते हैं सेकेंड केस क्या होता है। व्हेन एनी वन रो ऑफ द राउथ टेबल इज जीरो, जब हमारी कोई भी रो कंप्लीटली जीरो हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेकंड केस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है s⁵ प्लस 4s⁴ प्लस 8s⁴ प्लस 8s² प्लस 7s प्लस 4 = 0। अब हम सबसे पहले इसको राउथ टेबल में लिख लेते हैं। तो हमने राउथ टेबल की फॉर्म में इसको लिख लिया। यहाँ पे s⁵ से स्टार्ट हुआ और फिर 0 तक इसको लिख लिया। s⁵, s⁴, s⁴, s⁵, s⁵2, s⁵1, s⁵0। और फिर सबसे अब हम ये लिख लेते हैं। ये कैसे लिखते हैं? s⁵ का कोफिशिएंट लिखते हैं 1, फिर एक को छोड़ देते हैं। s⁵ का कोफिशिएंट लिखते हैं 8, यहाँ पे लिख लिया। फिर एक को छोड़ देते हैं, फिर इसका कोफिशिएंट लिखते हैं यहाँ पे 7, फिर इसको छोड़ देता है और आगे तो 0 है ही, तो हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। फिर s⁴ पे यहाँ पे आ जाइए। इसका कोफिशिएंट क्या है? 4 है, तो आप यहाँ पे 4 लिखोगे। फिर एक को छोड़ दीजिए, फिर इसका कोफिशिएंट लिखिए। s⁵² का क्या कोफिशिएंट है? 8। फिर एक को छोड़ दीजिए और फिर ये तो है ही 4, फिर आप इसको 4 लिखिए। और मैंने इसको यहाँ पे नंबर दे दिए A0, A1, A2, A3, A4, A5। ये मैंने कैसे दिए? इसका कोफिशिएंट को A0 माना, इसके कोफिशिएंट को A1 माना, इसके कोफिशिएंट को A2 माना, इसके कोफिशिएंट को A3 माना, इसके कोफिशिएंट को A4 माना और इसको मैंने A5 माना। तो इसी के बेसिस पर मैंने इसको यहाँ पे नंबर दे दिए। अब बात करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं B1, B2, C1, C2 और D1, D2। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले B1 की बात करते हैं कि हम B1 को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, फिर माइनस करते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड दे देते हैं हम 4 से। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उससे ही हम डिवाइड दे देते हैं। देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला है B1 = A1 A2 माइनस A0 A3 अपॉन A1। तो जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट आउट करेंगे तो B1 की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हुआ भी है। ये 32 है ना, ये कैसे आया? इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमारा 32 आ गया, फिर माइनस किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 8 आ गया और फिर डिवाइड कर दिया 4 से। और फिर जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा 6 आ जाता है। फिर B2 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? इसका भी फॉर्मूला होता है A1 A4 माइनस A2 A5 अपॉन A1। तो जब हम इनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारी B2 की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाती है। मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। देखिए B2 की वैल्यू कैसे आता है? इन दोनों की मल्टीप्लाई की A1 A4 की, फिर माइनस किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की A0 की और A5 की और डिवाइड किया A1 से, यानी कि 4 से, तो हमारी वैल्यू आ जाती है 6। फिर हम C1 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। C1 की वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है B1 A3 माइनस A1 B2 अपॉन B1। जब हम इनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट आउट करते हैं तो हमारी C1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाती है, यहाँ पे 4 आ जाती है। आप कैलकुलेशन कर लेना, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है कैलकुलेशन करके। अब C2 की वैल्यू देख लेते हैं। C2 की वैल्यू का फॉर्मूला होता है B1 A5 माइनस A1 B3 अपॉन B1। तो फिर हमारी वैल्यू इसमें भी 4 आती है। अब हम D1 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। D1 की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? C1 B2 माइनस B1 C2 अपॉन C1। ये हमारा 0 आ जाता है। आप इसमें वैल्यू को रख करके निकाल सकते हो तो 0 ही आएगा। और D2 की वैल्यू भी 0 आती है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, हम यहाँ पे 0 मान लेते हैं जब कुछ भी नहीं होता। तो जब हम D2 का क्या फॉर्मूला बनेगा? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड 4 से, तो यहाँ पे भी 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस रो में ये हमारी रो हो गई, ये तो हमारी कॉलम होती है, ये कॉलम होती है और ये हो गई हमारी रो। तो ये पूरी की पूरी रो क्या हो गई? हमारी 0 हो गई। तो इस केस में क्या आ जाता है? ये हमारा सेकंड केस को सेटिस्फाइड करता है, यानी कि सेकंड केस की कंडीशन में ये हमारा आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? हमें ये आगे भी सोल्व करना है। s⁵0 है ना, हमको ये आगे भी सोल्व करना है। तो हमको ये कैसे करना है? हमको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है, जो कि हम इससे प्रीवियस वाली रो के बिहाफ पर बनाते हैं।
इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। जो इससे पहले वाली रो है ना, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, यानी कि इसके जो ये है इसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एस स्क्वायर है ना ये, तो 4s स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4 हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 4s स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे एस स्क्वायर है तो यहाँ पे 4s स्क्वायर हो गया। अब आप ये सोचोगे कि प्लस यहाँ पे भी 4s स्क्वायर होता, नहीं, फिर हम 2 पावर को कम कर देता है, स्क्वायर है ना तो 2 पावर को कम कर देता है। अगर यहाँ पे s की पावर 4 होता तो हम यहाँ पे फिर s स्क्वायर लिखते, मतलब कि s स्क्वायर को ही हम कम करते हैं। तो हम इसमें से s स्क्वायर को ही कम करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे संख्या चेंज होती, इधर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 होता, तो हमारा यहाँ पे भी फिर 2 आता, यहाँ पे तो 4 ही आता, फिर यहाँ पे 2 आ जाता। तो हमने इसकी यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई। फिर हम इसका क्या करते हैं, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। हमने यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन किया d/ds। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो हमारा 8s आएगा, 8s, s के ऊपर हम 1 भी लिख सकते हैं, सेम ही बात है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये दोबारा से टेबल को हम बनाएंगे। हमने ये यहाँ तक सेम टेबल बनाई, यहाँ तक जो ये हमारी ऊपर थी, हमने ये यहाँ तक सेम टेबल बनाई। हमें चेंजिंग करनी है बस 0 में। हमने ये यहाँ तक सेम टेबल बनाई। सेम टेबल बनाने के बाद में फिर ये यहाँ पे ये भी हमने सेम लिखा, s1 है ना, और ये भी क्या है s1, तो इसका कोफिशिएंट क्या आया 8। तो यहाँ पे 0 था पहले, यहाँ पे अब हम 8 लिखेंगे। जो इसका कोफिशिएंट आया न्यू, हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। हमने ये यहाँ पे लिख दिया, फिर ये यहाँ पे 0 ही रहा आगे। और फिर हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे 8 से, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो 8 × 4 माइनस 4 × 0/8, तो हमारा वैल्यू आ जाती है 4। तो हमारी ये वैल्यू आ गई 4। अब हमको ये पता लगाना है कि हमारा ये सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ ए मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। ये हमारा मार्जिनली स्टेबल सिस्टम क्यों है, जब भी हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है तो इसका मतलब ये यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, तो उस सिस्टम को हम मार्जिनली स्टेबल हो जाता है वो सिस्टम हमारा, जहाँ पे भी हमारी 0 आ जाती है। और फिर हमको यूज़ करना पड़ता है ऑक्सिलरी इक्वेशन का। तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है, क्योंकि हमारा जो ये एस प्लेन होता है, कुछ पोल हमारे यहाँ पे भी आ जाते हैं और कुछ यहाँ पे भी रहते हैं, इस वाली एक्सिस पे भी हमारे आ जाते हैं। तो ऐसा सिस्टम हमारा क्या होता है, मार्जिनली स्टेबल। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।